क्या आपने कभी रात के 12 बजे किसी सुनसान सड़क पर किसी अजनबी को लिफ्ट दी है? क्या आपने कभी सोचा है कि हर मदद मांगने वाला इंसान जिंदा ही हो यह जरूरी नहीं? आज की यह कहानी न चीख पुकार से डराती है, न अचानक सामने आकर। यह कहानी डराती है एक अनुरोध से, एक ऐसी गुजारिश से जिसे ठुकराने की हिम्मत शायद आप भी ना कर पाए। यह कहानी है एक ड्राइवर की, एक अधूरी मोहब्बत की और दो ऐसी आत्माओं की जिन्हें मरने के बाद भी शांति नहीं मिली। क्योंकि कभी कभी भूत हमला नहीं करते, वे मदद मांगते हैं। तो लाइट्स बंद कर दीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि इस कहानी को आखिर तक सुनेंगे। क्योंकि यह कहानी शायद आज नहीं, लेकिन किसी रात आपको जरूर याद आएगी। कहानी शुरू होती है उस रात से जब मैंने एक सुनसान सड़क पर दो अजनबियों को लिफ्ट दे दी। उस रात की हवा में कुछ अलग ही भारीपन था। मैं तब यह नहीं जानता था कि कुछ रातें सिर्फ गुजरने के लिए नहीं आती, कुछ रातें इंसान को बदलने आती हैं। मैं अपनी कार चलाते हुए साल्टेक की उस सड़क पर था जो दिन में जितनी व्यस्त रहती है, रात होते ही उतनी ही डरावनी हो जाती है। चारों तरफ दुकानें बंद थीं, शटरों पर जमी धूल, जंग लगे ताले और टूटे पोस्टर अंधेरे में भूतिया लग रहे थे। स्ट्रीट लाइट्स में से आधी बुझ चुकी थीं और जो जल रही थीं वे भी ऐसे कांप रही थीं जैसे आखिरी सांसें ले रही हों। दूर कहीं एक चाय की दुकान से लालटेन की मध्यम रोशनी तैरती हुई आ रही थी। उस पीली रोशनी में खड़े लोग भी किसी साये जैसे लग रहे थे। घड़ी की सुई 12 के करीब थी, सिर भारी था, आंखें जल रही थीं और शरीर जवाब देने लगा था। मैं बस घर पहुंचना चाहता था, कुछ देर की शांति, कुछ देर की नींद। तभी अचानक मेरी कार के सामने दो परछाइयां उभरी। मैंने ब्रेक दबाया। हेडलाइट की रोशनी में साफ दिखा एक लड़का और एक लड़की। दोनों की उम्र शायद 20-22 के आसपास होगी। कपड़े साधारण थे, लेकिन चेहरे कुछ ज्यादा ही घबराए हुए थे। लड़के की आंखें इधर उधर भाग रही थीं, जैसे किसी का पीछा छूटते ही वह यहां आ गया हो। लड़की चुप थी, बहुत ज्यादा चुप। उसकी आंखें लाल थीं, सूजी हुई, जैसे घंटों रो चुकी हो। लड़का धीरे धीरे मेरी गाड़ी के पास आया। आवाज कांप रही थी, दादा, क्या आप हमें पाकुंदिया गांव तक छोड़ सकते हैं? नाम सुनते ही मैं चौकन्ना हो गया। पाकुंदिया इस वक्त मेरी दिशा में नहीं था और सबसे बड़ी बात, रात बहुत हो चुकी थी। मैंने खिड़की आधी नीचे की और कहा, माफ करना, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, शाहजादगढ़ की ओर जा रहा हूं। मेरी बात सुनते ही लड़के का चेहरा और उतर गया। वह एक कदम और पास आया। उसके माथे से पसीना बह रहा था। दादा प्लीज, बहुत मुसीबत में हैं, बस एक बार। मैंने लड़की की तरफ देखा। वह अब भी कुछ नहीं बोली थी, लेकिन फिर उसने अचानक मेरी आंखों में देखा। उस एक नजर में जो कुछ था, डर, बेबसी, उम्मीद भी, सब एक साथ। इतनी रात में और कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। उसने बहुत धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, हमें मना मत कीजिए। उस पल मेरे सीने में अजीब सा खिंचाव हुआ, जैसे कोई अदृश्य उंगली दिल को दबा रही हो। मुझे याद है मैंने खुद से कहा था, बस छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। लेकिन हाथ अपने आप दरवाजे के लॉक पर चला गया। ठीक है, मैंने कहा, बैठ जाइए। वे दोनों पीछे की सीट पर बैठ गए। जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, लड़का बोला, धन्यवाद दादा, आप नहीं होते तो। वाक्य पूरा नहीं किया। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की चुपचाप रो रही थी, आंसू गालों से बह रहे थे, लेकिन आवाज एक भी नहीं। कार के अंदर अचानक हवा भारी हो गई। रेडियो बंद था, फिर भी कानों में अजीब सी सनसनाहट थी। कुछ दूर चलने के बाद मैंने बात शुरू करने की कोशिश की। आप लोग इतनी रात में कहां जा रहे हैं? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं इसे लेकर भाग आया हूं। मेरी पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, वह बोला, लेकिन इसका परिवार हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। लड़की ने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखा, जैसे वहां कुछ उसे बुला रहा हो। तभी लड़का अचानक बेचैन हो उठा। दादा, गाड़ी तेज चलाइए। क्यों? हमें देखा गया है, उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। कोई भी पीछे आ सकता है। मैंने स्पीड बढ़ा दी। कार सुनसान बाईपास रोड पर दौड़ने लगी। दोनों तरफ काले पेड़ों की कतारें थीं। हवा में पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। कुछ मिनट बाद लड़का बोला, यहीं रोक दीजिए। मैंने ब्रेक लगाया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, ना घर, ना दुकान, ना कोई लाइट। यहीं? मैंने हैरानी से पूछा। हाँ,
वह बोला, यही ठीक है। वे दोनों उतर गए और अंधेरे में आगे बढ़ गए। मैं कुछ पल वहीं बैठा रहा, दिल में अजीब सा सवाल, इतनी सुनसान जगह पर क्यों उतरे। मैंने कंधे उचका दिए। मेरा क्या, खुद से कहा, अपना काम कर लिया। मैं गाड़ी स्टार्ट ही करने वाला था कि मेरा फोन बज उठा। ठीक है, जैसा वादा किया था, बिना छोटा किए, बिना डर कम किए, फोन की स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, मनीषा। मैंने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव किया। इतनी रात हो गई है, उसकी आवाज में चिंता थी। अब तक घर क्यों नहीं पहुंचे? मैंने सामने अंधेरे को देखा, वही जगह जहां कुछ सेकंड पहले वो दोनों उतरे थे। अब वहां कुछ भी नहीं था, ना परछाई, ना आवाज। अभी रास्ते में हूं, मैंने कहा, थोड़ा लेट हो जाएगा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, वह बोली। रात में इतनी देर मत किया करो, दिन अच्छे नहीं हैं। मैं हल्का सा हंसा। तुम बेकार की चिंता करती हो, तुम खा लो, मैं आता हूं। फोन काटते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी गाड़ी के दरवाजे के पास कोई खड़ा था, वही लड़का। लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा कुछ देर पहले था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शर्ट और पैंट पर जगह जगह खून के धब्बे लगे थे। सांस ऐसे ले रहा था जैसे कई किलोमीटर दौड़ कर आया हो। दादा, उसकी आवाज टूटी हुई थी। मुसीबत हो गई। मैंने गाड़ी का दरवाजा आधा खोला। क्या हुआ और लड़की कहां है? उसने सिर झुका लिया। उसे ले गए, वह बोला। उसके घर वाले। मेरे पेट में अजीब सी ठंडक उतर गई। ले गए? मैंने कहा, यह कैसे हुआ? हम जैसे ही थोड़ी दूर गए, वह हांफते हुए बोला, वे लोग पहले से घात लगाए बैठे थे, मुझे मारा और उसे जबरदस्ती ले गए। मैंने उसकी हालत देखी, खून, डर और आंखों में पागलपन। देखो, मैंने कहा, मुझे घर जाना है। इस हालत में अगर तुम्हें बैठा लिया और किसी ने देख लिया, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वह अचानक गाड़ी में बैठ गया। दादा प्लीज, उसने हाथ जोड़ दिए, बस उसके घर तक पहुंचा दीजिए। आज उसकी शादी है। शादी? मेरे मुंह से निकल गया। हाँ, उसकी आवाज भर्रा गई। जबरदस्ती। अगर आज मैं नहीं पहुंचा तो सब खत्म हो जाएगा। मैं कुछ पल चुप रहा। दिमाग कह रहा था ना, लेकिन दिल कुछ और ही महसूस कर रहा था। ठीक है, मैंने कहा, लेकिन सिर्फ घर के बाहर तक। गाड़ी फिर चल पड़ी। रास्ता बदल चुका था। अब सड़क और ज्यादा सुनसान थी। कभी कभी कोई स्ट्रीट लाइट जलती, फिर अचानक बुझ जाती। हवा ठंडी हो गई थी। अजीब सी गंध फैलने लगी थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़न की। कुछ देर बाद सामने रोशनी दिखी। एक बड़ा सा घर, चारों तरफ रंगीन लाइटें लगी थीं। गेट पर चमकता हुआ बोर्ड, शुभ विवाह। मुझे अजीब लगा, इतनी रोशनी, इतनी सजावट, लेकिन बाहर एक भी इंसान नहीं। यहीं रोक दीजिए, लड़के ने कहा। वह गाड़ी से उतरा। रोशनी में उसके चेहरे की चोटें साफ दिख रही थीं। एक गाल सूजा हुआ, होंठ फटा हुआ। आप यहीं रुकिए, उसने कहा, मैं उसे लेकर आता हूं। वह अंदर चला गया। मैं गाड़ी में बैठा रहा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ मिनट बीते, फिर और मिनट। अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, ना संगीत, ना शोर। शादी का घर, लेकिन पूरी तरह खामोश। अचानक वह दौड़ता हुआ वापस आया। उसकी आंखों में आंसू थे। दादा, वह कांपता हुआ बोला, आपको एक बार मेरे साथ चलना होगा। नहीं, मैंने तुरंत कहा, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बस एक बार, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आपको कुछ नहीं होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। उस नजर में डर नहीं था, उस नजर में बेबसपन था। मैं गाड़ी से उतर गया। हम घर के अंदर गए। अंदर रोशनी थी, सजावट थी, लेकिन कोई इंसान नहीं। मंडप सजा हुआ था, फूल ताजा थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी बदबू थी। हम सीढ़ियां चढ़े। ऊपर एक कमरा, दरवाजा खुला हुआ था। अंदर झांकते ही मेरी सांस अटक गई। बिस्तर पर वही लड़की पड़ी थी जिसे मैंने कुछ देर पहले अपनी गाड़ी में देखा था। उसके होंठों से सफेद झाग निकल रहा था, चेहरा पील पड़ चुका था। हम देर कर गए, मैंने धीरे से कहा। लड़का वहीं खड़ा रह गया, उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो। नहीं, उसने कहा, इसे बचाना होगा। तभी कमरे के पीछे से एक आवाज आई। इतनी हिम्मत कैसे हुई? इतनी हिम्मत कैसे हुई? आवाज भारी थी, गुस्से से भरी, लेकिन उसमें इंसानी गर्मी नहीं थी। मैंने पलट कर देखा।
कमरे के दरवाजे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। सफेद धोती, सफेद पंजाबी, माथे पर गहरी शिकने, आंखों में नफरत। लड़का उसे देखते ही कांप गया। आप, उसके मुंह से शब्द नहीं निकले। वह आदमी एक कदम आगे बढ़ा। इतनी मार खाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई? उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। मेरी बेटी के कमरे में घुसने की हिम्मत। मैं कुछ बोलना चाहता था लेकिन गला सूख चुका था। तभी मेरी नजर उसके हाथों पर पड़ी। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वे हाथ असामान्य रूप से लंबे थे, उंगलियां जरूरत से ज्यादा खिंची हुई, जैसे जली हुई लकड़ी। यह किसी इंसान के हाथ नहीं हो सकते थे। वह आदमी लड़के की तरफ बढ़ा, हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। लाइटें झपकने लगी और तभी बिस्तर पर पड़ी लड़की हिलने लगी। मैंने अपनी आंखों पर यकीन नहीं किया। उसकी उंगलियां कांपी, गर्दन एक अजीब कोण पर मुड़ी। लड़का फुसफुसाया, उठ रही है। लड़की धीरे धीरे बैठ गई। उसकी आंखें खुली, पूरी तरह काली, चेहरे पर कोई भाव नहीं, लेकिन होंठ होंठ मुस्कुरा रहे थे। बाबा, उसकी आवाज आई, लेकिन वह आवाज लड़की की नहीं थी। वह आदमी पीछे हटा। तू तू मरी हुई है, उसके मुंह से निकला। लड़की खड़ी हुई। उसकी त्वचा नीली पड़ चुकी थी, जैसे शरीर में खून बहना बंद हो गया हो। हाँ, वह मुस्कुराई। तेरे ही कारण। अगले ही पल उसने पास रखी लोहे की रॉड उठाई। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसने अपने पिता पर वार किया। एक बार, फिर दूसरी बार। खून दीवारों पर फैल गया। वह आदमी जमीन पर गिर पड़ा, फड़फड़ाता हुआ। लड़का स्तब्ध खड़ा था। लड़की झुकी, उसके कान के पास फुसफुसाई, जिंदगी भर मुझे मारा, आज मरने की बारी तेरी है। एक आखिरी बार। सब शांत। कमरे में सिर्फ मेरी सांसों की आवाज थी। मैं पीछे हटने लगा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, ठंडा हाथ। मैं डर से पलटा। वह लड़का था। डरिए मत दादा, उसने अजीब शांति से कहा। वह इसका असली पिता नहीं था। मेरी आंखें फैल गईं। मां की दूसरी शादी, पैसे वाला था, लेकिन हैवान। मैंने लड़की की तरफ देखा। वह खून से सने हाथों से अपने चेहरे को साफ कर रही थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा और जोर से हंसी। वह हंसी हड्डियों तक कंपा देने वाली थी। हम भाग नहीं रहे दादा, उसने कहा। हम पहले ही मर चुके हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? मैंने किसी तरह पूछा। लड़की ने कहा, आज से कुछ साल पहले मेरी शादी का दिन था। लड़के ने बात पूरी की। मैं उसे लेने आ रहा था, लेकिन उसके घर वालों ने मुझे मार डाला। मेरे कानों में सीटी बजने लगी। और जब उसे पता चला, लड़का बोला, उसने पहले बदला लिया। लड़की मुस्कुराई। फिर मैंने जहर पी लिया, उसने कहा। हम दोनों उसी दिन मर गए। मैं दीवार से लगकर खड़ा हो गया। तो आज? मेरी आवाज कांप रही थी। आज वही दिन है, लड़की बोली। हर साल। लड़का मेरी तरफ बढ़ा। दादा, हमारी शादी अधूरी रह गई थी। लड़की ने मेरी आंखों में देखा। हमें बस एक शादी चाहिए, वह बोली, ताकि हमारी आत्माएं साथ बंध जाएं। मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। लड़के की आंखों में आंसू और आग दोनों थे। अगर तुम नहीं करोगे, उसने कहा, तो हम कभी मुक्त नहीं होंगे। कमरे की लाइट बुझ गई। अंधेरा, फिर धीमी हंसी। मैं समझ गया, यहां से निकलना आसान नहीं होगा। मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। सामने खड़ी लड़की और लड़का अब इंसान नहीं लग रहे थे। वे किसी और ही दुनिया के थे। नहीं, मैंने टूटती आवाज में कहा, मैं यह नहीं कर सकता। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। लड़का मेरी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी, लेकिन आवाज में विनती। दादा, अगर तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा। लड़की ने धीरे से कदम बढ़ाया। उसका पैर जमीन को छू भी नहीं रहा था। हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, वह बोली। बस हमें वहां तक पहुंचा दो जहां आत्माएं बनती हैं। कमरे की दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगीं, जैसे किसी ने अंधेरे को जिंदा कर दिया हो। मेरे कानों में एक ही बात गूंज रही थी, अगर मना किया तो यहीं मर जाऊंगा। मैंने सिर हिला दिया। ठीक है, मैं बुदबुदाया। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। मैं कब कमरे से निकलकर अपनी गाड़ी में आ गया, मुझे याद नहीं।
बस इतना याद है कि मैं ड्राइवर सीट पर बैठा था, हाथ अपने आप स्टीयरिंग पकड़े हुए थे। पीछे की सीट पर वे दोनों बैठे थे। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। पहली झलक में वे बिल्कुल सामान्य लग रहे थे, जीवित, शांत। लेकिन दूसरी झलक में उनके चेहरे सड़ चुके थे, आंखों के गड्ढे काले थे, त्वचा राख जैसी। मैंने डर से आंखें बंद कर ली। गाड़ी अपने आप चलने लगी। सड़क पर अंधेरा घना होता जा रहा था। स्ट्रीट लाइट्स एक एक करके बुझने लगी, जैसे कोई पीछे से अंधेरा फैला रहा हो। हवा में सीटी जैसी आवाज आने लगी। लड़का बोला, सीधे चलाते रहो दादा। कहां? मैंने कांपते हुए पूछा। जहां कोई हमें रोक नहीं पाएगा। मेरे माथे से पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे। अचानक मुझे जोर से पेशाब लगी। मुझे रुकना होगा, मैंने कहा। गाड़ी झटके से रुकी। शीशों पर कोहरा जम गया, अंदर ठंडी हवा भर गई। मैंने पीछे देखा। लड़के की आंखें लाल हो चुकी थीं, पूरी तरह खून से भरी। अगर तुम वापस नहीं आए, उसने धीमी डरावनी आवाज में कहा, तो तुम्हारी गाड़ी और तुम अंधेरे में खो जाओगे। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। फिर भी मैं गाड़ी से उतरा। चारों तरफ घना अंधेरा था, सड़क जैसे गायब हो रही थी। तभी दूर मुझे एक छोटी सी रोशनी दिखी, एक रिक्शा। मेरे लिए वह रोशनी भगवान जैसी थी। मैं बिना पीछे देखे दौड़ पड़ा। रुको, मैं चिल्लाया, मुझे ले चलो। रिक्शा रुका। रिक्शा वाले का चेहरा अंधेरे में छिपा था। मैं हांफता हुआ बैठ गया। जल्दी जल्दी चलो। रिक्शा चल पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी गाड़ी अब वहां नहीं थी, बस अंधेरा। रिक्शा की घंटी बजती रही, टिन टिन। धीरे, बहुत धीरे। रिक्शा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसकी घंटी की आवाज टिन टिन मेरे दिल की धड़कनों से ताल मिला रही थी। मैं पीछे झुककर बैठ गया। पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। गला सूख चुका था, जैसे किसी ने अंदर से पानी निचोड़ लिया हो। भाई, मैंने कांपती आवाज में कहा, जरा तेज चलाओ। रिक्शा वाला कुछ नहीं बोला, बस गर्दन थोड़ा सा हिला दी। मैंने उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर कोई परछाई टंगी हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वहां जहां मेरी गाड़ी खड़ी थी, अब कुछ भी नहीं था। ना सड़क, ना लाइट, ना निशान, बस काला घना अंधेरा। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी का एक हिस्सा वहीं निगल लिया गया हो। रिक्शा चल रहा। सड़क अब पहचान में नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता हम किस दिशा में जा रहे थे। कहां ले जा रहे हो? मैंने पूछा। इस बार रिक्शा वाले ने जवाब दिया। उसकी आवाज भारी थी और अजीब तरह से जानी पहचानी। जहां से लोग लौट जाते हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं घर जाना चाहता हूं, मैंने कहा। रिक्शा अचानक रुक गया। चारों तरफ धुंध थी, घनी सफेद धुंध। रिक्शा वाला नीचे उतरा। अब वह मेरे सामने खड़ा था। मैंने जैसे ही उसका चेहरा देखा, मेरी सांस रुक गई। वह वही लड़का था, लेकिन अब वह घायल नहीं था। ना खून, ना डर, चेहरा शांत था। डरिए मत दादा, उसने कहा। अब सब खत्म हो गया है। तो तुम? मेरी आवाज कांप रही थी। तो रिक्शा वाला, वह हल्का सा मुस्कुराया। वह भी एक आत्मा था, उसने कहा, जो लोगों को सही जगह तक छोड़ देता है। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं बच गया? मैंने पूछा। हाँ, वह बोला, क्योंकि तुमने हमें सुना। धुंध के अंदर से वह लड़की आगे आई। अब वह डरावनी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में कृतज्ञता। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, उसने कहा। हमें बस कोई चाहिए था जो आखिरी गवाह बने। तो शादी? मैंने पूछा। लड़का और लड़की एक दूसरे की तरफ मुड़े। उनके चारों ओर हल्की सी रोशनी फैलने लगी, जैसे दो मोमबत्तियां एक साथ जल उठी हों। अब हम साथ हैं, लड़की बोली, लेकिन इस दुनिया में नहीं। धीरे धीरे दोनों धुंध में खुलने लगे। आखिरी बार लड़के ने मेरी तरफ देखा। दादा, उसने कहा, रात में अगर कोई लिफ्ट मांगे तो हर बार मना मत करना। लेकिन, मैंने कहा। उसकी आवाज गूंजती हुई आई। हर कोई भूत नहीं होता और हर भूत बुरा नहीं होता। अगले ही पल मैं जमीन पर बैठा था। सुबह की रोशनी फैल रही थी। सामने मेरी गली थी। मेरी गाड़ी पास में खड़ी थी।
जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। उस दिन के बाद मैंने एक फैसला लिया। मैं आज भी गाड़ी चलाता हूं, मैं आज भी लोगों को लिफ्ट देता हूं, लेकिन मैं कभी रात के 12 बजे सुनसान सड़क पर किसी की आंखों में डर देखूं तो उस डर को कभी नजरअंदाज नहीं करता। क्योंकि सबसे डरावनी चीज भूत नहीं होते, सबसे डरावनी चीज होती है अधूरी कहानी। अगर यह कहानी आपको अंदर तक छू गई हो, अगर पढ़ते हुए किसी पल आपकी सांस अटक गई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।